हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने ही चैनल जेपीएससी जेएसएससी ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। सबसे पहले दोस्तों सबको गुड मॉर्निंग कहना चाहता हूं। दोस्तों, झारखंड का क्षेत्रीय राजवंश में हम लोग देख लिए दोस्तों। हम लोग झारखंड के मुंडा वंश को देख लिए हैं, ठीक है। मुंडा वंश को देख लिए हैं, नाग वंश को देख लिए हैं, ठीक है दोस्तों। नाग वंश को देख लिए हैं, उसी के साथ रक्सेल वंश को देख लिए दोस्तों, रक्सेल वंश। पलामू के चेरो वंश को देख लिए दोस्तों, ठीक है, चेरो वंश। आज देखेंगे दोस्तों मानभूम का मान वंश को देखेंगे, ठीक दोस्तों। मान वंश को आज देखेंगे, ठीक है दोस्तों। अच्छे से हम लोग समझेंगे कहानी के माध्यम से मान वंश को समझेंगे, ठीक है। कहानी के माध्यम से मान वंश, खड़गडिहा राज्य सब, पंचेत राज, सारा कुछ। अभी ढालभूम का ढाल वंश को भी हम लोग देखेंगे, ठीक दोस्तों। आज एक ही चैप्टर में इसको समाप्त करेंगे और फिर इसके बाद दोस्तों जितने इससे प्रश्न उत्तर बनेंगे दोस्तों, प्रश्न उत्तर एमसीक्यू बनेंगे दोस्तों, इस एमसीक्यू को लाएंगे हम लोग और प्रैक्टिस सेट लगाने की प्रयास करेंगे ताकि एग्ज़ाम के व्यू से हमें इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन ना छूटे हम सबका, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। मानभूम का मान वंश, ठीक है। 8वीं सदी दोस्तों, 8वीं सदी के दूध पानी शिलालेख में हजारीबाग, ठीक है दोस्तों, दूध पानी शिलालेख में हजारीबाग में, कहाँ दूध पानी शिलालेख कहाँ पर दोस्तों? यह हजारीबाग है दोस्तों, ठीक है। हजारीबाग में है दूध पानी शिलालेख, ठीक है। तो 14वीं सदी में कवि गंगाधर द्वारा, ठीक है, निर्मित गोविंदपुर शिलालेख, गोविंदपुर शिलालेख कहाँ पर दोस्तों? तो यह आपका धनबाद में, ठीक है। दूध पानी शिलालेख हजारीबाग, गोविंदपुर शिलालेख धनबाद से मानभूम वंश का मानवंश की जानकारी मिलता है। मतलब दोस्तों यह 8वीं सदी का और आपका 14वीं सदी का, ठीक है दोस्तों, 14वीं सदी का। तो दोस्तों इसमें आप 14वीं सदी में दोस्तों तो ये गंगाधर, ठीक है दोस्तों, गंगाधर शिलालेख में, और यह दोस्तों दूध पानी शिलालेख में, ठीक है। दूध पानी शिलालेख में आपका यह जानकारी मिलता है दोस्तों कि मानभूम का मानवंश धनबाद में निवास करते थे, ठीक है दोस्तों। चलिए तो फिर क्या बताए दोस्तों, मानभूम का मानवंश दोस्तों ये बहुत अत्याचारी शासक था दोस्तों। यह क्या था कि 10वीं सदी में दोस्तों, 10वीं सदी में प्रसिद्ध भूमि स्वराज आंदोलन दोस्तों। भूमि विद्रोह कब हुआ था? भूमि विद्रोह कब हुआ दोस्तों? तो ये दोस्तों आपका 1832-33 में होता, ठीक है। 1832-33 में आपका भूमि विद्रोह हुआ था दोस्तों। इस विद्रोह के दौरान जो यहाँ के शासक थे दोस्तों, मानभूम के जो राजा थे दोस्तों, ये बहुत अत्याचार शासक था, ठीक दोस्तों। ये अत्याचार शासक था। ये क्या करता था कि दोस्तों जो यहाँ के जो जनजाति लोग थे, जनजाति लोग के जो महिला थी दोस्तों, जनजाति महिला थी, उन लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार करते दोस्तों, शोषण किया जाता था पहले, ठीक है दोस्तों। उस समय की विद्रोह की बात बता रहे हैं, उस समय में इस तरह से किया जाता था। तो जिसकी वजह से दोस्तों ये राजवंश बहुत अत्याचार उभर उठा, ठीक है दोस्तों, कारण उभर उठा। और मान राजाओं ने सबर जनजाति दोस्तों, यहाँ पर देखिए सबर जनजाति दिया हुआ है, सबर जनजाति पर विशेषकर महिलाओं पर घोर अत्याचार किया, जिसके फलस्वरूप सबर जनजाति मानभूम क्षेत्र को मानभूम क्षेत्र को छोड़कर पंचायत को अपना आश्रय बना लिया, ठीक दोस्तों। पंचायत को अपना आश्रय बना लिया दोस्तों। अगर हम लोग झारखंड का मानचित्र में देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम झारखंड का मानचित्र में देखेंगे तो दोस्तों यह मानभूम इतना बड़ा क्षेत्र में आता दोस्तों, ठीक है। मानभूम आपका इतना बड़ा क्षेत्र में आता था, जो कि दोस्तों यह आपका आया था पंचायत क्षेत्र, ठीक दोस्तों। जो हम बता रहे हैं यह पंचायत क्षेत्र आ जाता है, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों ये बताएं कि जो मानभूम का मान वंश यहाँ पर रहता है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका जो ई वाला क्षेत्र था, ये वाला क्षेत्र था, ये वाले क्षेत्र में शासन करते थे। और यहाँ के जनजाति, सबर जनजाति के लोगों को बहुत घोर अत्याचार किया जाता दोस्तों। जब जनजाति विद्रोह हो रहा था उस समय, भूमि विद्रोह 1832-33 में, ठीक दोस्तों, 1832-33 में जब विद्रोह हो रहा था उस समय जनजातियों के ऊपर अत्याचार किया जाता था, ठीक दोस्तों। चलिए हम लोग मानचित्र से समझे। चलिए दोस्तों फिर क्या था दोस्तों कि यहाँ यह था कि
मान देखिए दोस्तों यहाँ क्या बताया है कि पंचेत्र क्षेत्र में रह गए। पंचेत्र क्षेत्र जो भी घेरल बताए थे हम आपको, घेरल जो क्षेत्र बताए थे पंचेत्र क्षेत्र, ठीक है, पंचेत्र क्षेत्र में तो वहाँ रह गए थे। तो पंचेत देखिए क्या बताया है कि पंचेत मानभूम का सबसे शक्तिशाली राज था। ठीक दोस्तों, मानभूम का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, राज था, राजधानी दोस्तों, तो कौन था, तो आपका पंचेत राज था। ठीक दोस्तों, तो पंचेत राज को हम लोग आगे पढ़ेंगे दोस्तों कि वहाँ के पंचेत राज में हम लोग पढ़ेंगे कि अपना सास वहाँ के चिन्ह क्या रखते दोस्तों, कपिला गाय का पूंछ रखते चिन्ह। ठीक है दोस्तों, वहाँ का जो पद चिन्ह होता है झंडा उंडा में, वो सब पद चिन्ह रखा जाता है दोस्तों। तो हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए क्या बताया है कि रामगढ़, ठीक दोस्तों, रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुआ है, तो यह दोस्तों 1368 में, ठीक है, 1368 में हुआ है। ठीक दोस्तों, किसके द्वारा दोस्तों, तो बागदेव सिंह के द्वारा। ठीक है, बागदेव सिंह के द्वारा 1368 में रामगढ़ राज्य की स्थापना हुआ था। ठीक है, तो बागदेव सिंह ने बड़े भाई सिंहदेव के साथ दोस्तों, सिंहदेव के साथ नागवंशी शासकों के दरबार में थे, परंतु नागवंश शासकों से इनका मतभेद होता दोस्तों। दोस्तों मतलब बागदेव सिंह दोस्तों, ठीक है, बागदेव सिंह, चलिए दोस्तों इंग्लिश से बताते हैं। ठीक है दोस्तों, आपका ये बागदेव सिंह, ठीक है, बागदेव सिंह और कौन दोस्तों, इसका भाई सिंहदेव सिंह। ठीक दोस्तों, दोनों भाई पहले कहाँ निवास करते दोस्तों, ये दोनों भाई दोस्तों ये नागवंशी क्षेत्र में निवास करते थे। जैसे नागवंशी क्षेत्र अगर हम देखें तो नागवंशी क्षेत्र मुख्यतः दोस्तों, अगर हम लोग झारखंड मानचित्र देखेंगे दोस्तों, झारखंड मानचित्र दोस्तों मुख्य रूप से आपका जो ये क्षेत्र था गुमला, ठीक है, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, ठीक दोस्तों, ये क्षेत्र में दोस्तों आपका यहाँ के कौन, बागदेव सिंह और सिंहदेव सिंह वहाँ पर दोनों भाई दोस्तों जो निवास वहीं पर करते थे। ठीक है, तो नागवंशी दरबार में दोस्तों वहाँ पर कुछ मतभेद होता है जिसके कारण वो लोग भाग जाते हैं दोस्तों। ठीक है, और भागने के बाद क्या करते हैं कि पंचेत क्षेत्र में दोस्तों, पंचेत क्षेत्र बोले या वहीं अगले बगल में था दोस्तों कर्णपुरा, ठीक है, तो उस क्षेत्र में दोस्तों ये लोग अधिकार कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अधिकार कर लेते हैं और धीरे धीरे अपना शासन चलाना शुरू करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कहानी आपको, ठीक है, चलिए तो फिर क्या बताए दोस्तों, मतभेद होने के बाद दोस्तों ये बड़कागढ़ क्षेत्र में दोस्तों, कहाँ पर, बड़कागढ़ क्षेत्र में कर्णपुरा आ जाता है दोस्तों। कर्णपुरा वर्तमान में दोस्तों पश्चिम बंगाल, ठीक दोस्तों, वर्तमान में पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में दोस्तों, है ना, पश्चिम बंगाल में दोस्तों। यही चीज़ क्या है कि कर्णपुरा क्षेत्र में आ जाते हैं दोस्तों, और कर्णपुरा दोस्तों जो क्षेत्र है थोड़ा बहुत धनबाद क्षेत्र में भी आता है दोस्तों, थोड़ा बहुत धनबाद क्षेत्र में भी आता है, तो कन्फ्यूजन नहीं होना। ठीक है, तो फिर क्या बता, स्थानीय शासक को पराजित करके वहाँ पर क्षेत्र अधिकार किया दोस्तों। ठीक है, वहाँ कर्णपुरा क्षेत्र को अपने अंडर में ले लेते हैं और वहाँ पर दोस्तों अपना राजधानी नियुक्त करते हैं। और क्या चीज़ दोस्तों, 21 परगना में अपने राज्य को विभक्त करते हैं। ठीक दोस्तों, और 21 परगना विभक्त करते हैं और जो परगना पर अधिकार कर दोस्तों, अधिकार करके वो रामगढ़ राज्य में मिला लेते हैं दोस्तों। कौन, बागदेव सिंह दोस्तों, बागदेव सिंह और सिंहदेव सिंह। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों अगर सिंपल सी बात है कि बागदेव सिंह और सिंहदेव सिंह दोनों देखेंगे तो बड़ा भाई रहता दोस्तों बागदेव सिंह, तो किसका नाम जाएगा, बागदेव सिंह का नाम जाएगा ना, हाँ बागदेव सिंह का नाम जाएगा। ठीक है, बड़ा भाई बागदेव सिंह तो उन्हीं का नाम जाएगा ना। चलिए, तो 21 परगना को अपने अधिकार में ले लेते हैं और बागदेव सिंह ने दोस्तों, बागदेव सिंह ने अपने शासन स्थापित प्रदान करने हेतु समय समय पर अपनी राजधानियाँ बदलते रहे दोस्तों। दोस्तों अगर देखेंगे बागदेव सिंह अपने शासनकाल में दोस्तों दो राजधानी रखता है। पहला राजधानी क्या रखता है दोस्तों, यह राजधानी पहला रखता है दोस्तों सीसिया, क्या रखता है, सीसिया। ठीक दोस्तों, सीसिया पहली राजधानी रखता है। ठीक है, और दूसरी राजधानी इसका क्या होता है दोस्तों, ये दोस्तों उर्दा। ठीक है, उर्दा। ठीक दोस्तों, ये दोनों राजधानी कौन रखता है दोस्तों, बागदेव सिंह, कौन रखता है, बागदेव सिंह रखता है अपनी राजधानी को। ठीक है दोस्तों, फिर क्या करते दोस्तों कि बार बार जगह जगह पर समय समय पर अपनी राजधानी को स्थानांतरित करते जाता है। फिर रामगढ़ राज्य का सर्वाधिक शक्ति उत्कृष्ट दलेल सिंह दोस्तों, सबसे ज़्यादा देखिए दोस्तों क्या बताया है कि जो रामगढ़ राज्य था दोस्तों, रामगढ़ राज्य था, रामगढ़ राज्य था दोस्तों, अगर मानचित्र में अगर देखें हम लोग, ठीक है दोस्तों, मानचित्र में देखने से दोस्तों आप लोग को अच्छा से याद हो जाएगा मानचित्र को। ठीक है दोस्तों, मानचित्र के मेन बनाने का उद्देश्य यही है।
तो रामगढ़ राज दोस्तों यहाँ पर होता है, थोड़ा समझ लीजिएगा, मानचित्र तो उतना अच्छे से नहीं बन पाया है लेकिन फिर भी समझ लीजिएगा। रामगढ़ राज रांची से सटा हुआ था दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर क्या बताया है कि दलेल सिंह दोस्तों, जो दलेल सिंह था, दलेल सिंह इसी के शासन काल में दोस्तों, ठीक है, इसी के शासन काल में रामगढ़ राज्य सबसे ज़्यादा विकास हुआ दोस्तों, सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट मतलब विकास हुआ, ठीक दोस्तों, उसी के शासन काल में। ना ही इससे पहले कौन शासक था होता दोस्तों, इससे पहले हेमंत सिंह होता है, ठीक दोस्तों, हेमंत सिंह। इससे पहले बागदेव सिंह, ठीक दोस्तों। मतलब अगर हम देखें तो जो दलेल सिंह दोस्तों, यह तीसरा नंबर का शासक होता है जो रामगढ़ राज्य में वहाँ रहते हैं दोस्तों, मानभूमि में रामगढ़ राज्य में रहते हैं, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले बागदेव सिंह, ठीक है, उसके बाद हेमंत सिंह, उसके बाद दलेल सिंह, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद तेज सिंह होता है, ठीक है, तेज सिंह होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों जो ब्रह्म नारायण सिंह होता है। चलिए दोस्तों हम आगे उसको डिस्कस करेंगे। चलिए, तो क्या बताया दोस्तों कि दलेल सिंह 1667 से 1724 ईस्वी तक रामगढ़ का शासक रहा था दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसका शासन लगभग दोस्तों, लगभग अगर हम लोग देखें तो लगभग 60 साल दोस्तों, ठीक है, लगभग 60 साल, ठीक दोस्तों, लगभग 60 साल ये इसका शासन होता है, किसका दोस्तों, दलेल सिंह का। इसी के शासन काल में दोस्तों ज़्यादा विकास भी होता है, ठीक है। चलिए, क्या बताया है कि 1718 ईस्वी में दलेल सिंह ने छः राज्य कहाँ था दोस्तों, छः राज्य ये दोस्तों हजारीबाग में था, ठीक है, कहाँ था, हजारीबाग में। छः राज्य का राजा मगर सिंह की हत्या करके इसे कई क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। कौन दोस्तों, दलेल सिंह। कौन, दलेल सिंह। कहाँ पर दोस्तों, छः राज्य में। छः राज्य कहाँ पर दोस्तों, हजारीबाग में, ठीक दोस्तों। छः और चंपा हम लोग जब पढ़ रहे थे प्राचीन इतिहास, उसमें बताया था छः और चंपा थे जो राजा था, मतलब वो राजधानी था दोस्तों, ठीक है। तो क्या बताया है कि हालांकि 1824 ईस्वी में मगर सिंह के पुत्र रणभक्त खां ने दलेल सिंह को पराजित कर अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया था। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन बस इतना याद रखिएगा कि दलेल सिंह 1718 ईस्वी में 6 राज्य पर अधिकार किया था, हत्या करके, मगर सिंह की हत्या करके, ठीक दोस्तों। फिर क्या बताया है, दलेल सिंह के बाद विष्णु सिंह इतना समय तक, मतलब 1724 से 1763 तक रामगढ़ राज्य का शासक बनता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट होगा इसको हम खुद डिस्कस करके आपको बताएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, आपको बता दिया गया है कि यहाँ पर नागवंशी शासक था, यहाँ पर पलामू का चेरो शासक था, ठीक दोस्तों, पलामू का चेरो वंश, रक्सेल वंश यहीं पर था दोस्तों, ठीक है। फिर क्या हम लोग देखें कि रामगढ़ राज यहीं पर है, रामगढ़ राज, पंचायत राज, ठीक दोस्तों। अगर पूरा हम लोग देखें दोस्तों तो मानभूम को मानवंश यहीं पर था, ठीक दोस्तों, यहीं पर था। यहाँ रक्सेल, नागवंशी, मानभूम को मानवंश, ठीक है, यहाँ सिंहभूम का सिंह वंश, ठीक दोस्तों। चलिए, इतना समझ में आ रहा है आपको। चलिए दोस्तों, फिर क्या बताया है कि विष्णु सिंह ने 6 राज्य, ठीक दोस्तों, विष्णु सिंह ने 6 राज्य दोस्तों, 6 राज्य पर पुनः कब्जा कर लिया तथा 1747 ईस्वी में रामगढ़ राज्य पर भास्कर राव के नेतृत्व में मराठों के आक्रमण तक यह विष्णु सिंह के अधिकार में रहता है दोस्तों। इसमें यह बताया है कि विष्णु सिंह अपने अधिकार में कर लेता है 6 राज्यों को दोस्तों, ठीक है, 6 राज्य को अपने अंडर में ला लेता है, ठीक है। उसके बाद क्या बताया है कि 1747 दोस्तों, 1747 तक दोस्तों यह रामगढ़ राज्य यह 1747 में भास्कर राव के नेतृत्व में यह यहाँ पर मराठा आक्रमण करने के लिए आते हैं दोस्तों, ठीक है। कब, 1747 में मराठा आक्रमण, मतलब भास्कर राव के नेतृत्व में मराठा आक्रमण करने के लिए आते हैं और विष्णु सिंह के अधिकार में यह रहता है, ठीक दोस्तों, अधिकार में आते हैं लेकिन यह क्षेत्र दोस्तों विष्णु सिंह के ही अधिकार में रहता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, क्या फिर बताया है कि 1740 ईस्वी में बंगाल के नवाब कौन दोस्तों, अलीवर्दी खां। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां ने हिदायत अली खां को रामगढ़ से वार्षिक कर वसूलने हेतु भेजता दोस्तों,
क्या बोला दोस्तों कि बंगाल के नवाब कौन थे, अलीवर्दी खां, ठीक है। यह किसको भेजता है, हिदायत अली खां को। कहाँ पर भेजता है दोस्तों, रामगढ़ क्षेत्र में। किस लिए दोस्तों, तो कर वसूलने के लिए, ठीक है, समझ में आ रहा है, कर वसूलने के लिए भेजता है। फिर हिदायत अली खां ने रामगढ़ का वार्षिक कर कितना दोस्तों, कितना वसूलता है, कर वसूलने के लिए आते हैं दोस्तों, तो कितना कर वसूलते हैं बताइए। तो यह बताया है आपका 12,000 रुपये, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। 12,000 कर वसूलता है, ठीक है दोस्तों, निर्धारित करता वार्षिक मालगुजारी। फिर क्या बोला है कि 1751 से 52 ईस्वी में नरहत समया, ठीक दोस्तों, नरहत समयन के जमींदार कामगार खां ने विष्णु सिंह पर आक्रमण कर विष्णु सिंह को समझौता करने के लिए विवश कर दिया। बंगाल के नवाब मीर कासिम को सूचना मिली तो विष्णु सिंह के नवाब विरोधी विरोधी कौन, विष्णु सिंह के नवाब कौन थे दोस्तों बताइए, अलीवर्दी खां, ठीक है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर तो अलीवर्दी खां ही कहना होता है, जब भेजता है अलीवर्दी खां भेजता है, किसको, हिदायत अली खां को, ठीक है दोस्तों। अगर उस तरह से देखें हम लोग तो मराठा आक्रमण जब आता दोस्तों, मराठा जब आक्रमण के लिए आते हैं, कौन, भास्कर राव के नेतृत्व में आते हैं दोस्तों, तो यह विष्णु सिंह का अधिकार यहाँ पर रहता है। लेकिन फिर बाद में क्या होता है दोस्तों कि 1740 में रामगढ़ के राजा रामगढ़ में आते हैं दोस्तों, बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां दोस्तों, अलीवर्दी खां हिदायत अली को नेतृत्व करते हैं। तो वही बताया है कि हिदायत अली आते हैं बंगाल के नवाब के विरोधी कौन, हिदायत अली, और उसके सम्मिलित, जिसके बाद 1763 में मीर कासिम द्वारा मरकत खां, दोस्तों यही बताया है कि कौन कौन भेजे। चलिए दोस्तों हम आपको सिंपल से भाषा में बता रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर देखें तो जब 1747 का देखें, 1747 का देखें, तो दोस्तों उस समय आक्रमण करता है, मराठा आक्रमण होता है, तो भास्कर राव आते हैं, कौन दोस्तों, भास्कर राव आते हैं, ठीक है, भास्कर राव आते हैं नेतृत्व में। लेकिन यहाँ का राजा कौन रहता है, विष्णु सिंह ही रहता है, कौन रहता है दोस्तों, विष्णु सिंह ही रहता है, यह हड़पता नहीं है दोस्तों, भास्कर राव हड़पता नहीं है। लेकिन क्या होता है दोस्तों, देखिए आप अभी समझिएगा क्या होता है कि फिर कौन आते हैं, बंगाल के नवाब दोस्तों 1740 में, दोस्तों कितना में, 1740 में भेजता है दोस्तों बंगाल के नवाब कौन, अलीवर्दी खां, किसे भेजा दोस्तों, तो यह हिदायत अली खां को, दोस्तों हिदायत अली खां को भेजता है, कहाँ के लिए, रामगढ़, ठीक है, रामगढ़ भेजता है ताकि वो वार्षिक कर वसूल सके। तो वार्षिक कर कितना वसूल कर दोस्तों, तो यह 12,000, ठीक है, 12,000 कर वसूलते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि आपका कौन, 1751 में क्या बताया है कि कौन आता है दोस्तों, 1751 में, तो उस समय जो नरहत समया के जमींदार कौन, कामगार खां विष्णु सिंह पर आक्रमण करने के समझौता करता है, ठीक है दोस्तों, समझौता करने के लिए विवश करता है, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद क्या होता है कि बंगाल के नवाब, उसके बाद कौन, अलीवर्दी खां के बाद कौन बंगाल के नवाब बनते हैं, तो मीर कासिम, ठीक दोस्तों। तो यह दोस्तों 1763 में, ठीक है, 1763 में मीर कासिम बनते हैं दोस्तों, जिसमें उसका अधिकारी कौन है दोस्तों, मीर कासिम की सूचना मिली कि विष्णु सिंह, दोस्तों विष्णु सिंह के बाद जो हाँ विरोधी था दोस्तों, मीर कासिम किसको भेजता दोस्तों, तो दोस्तों मरकत खां दोस्तों, ठीक है, मरकत, ठीक है दोस्तों, मरकत खां, ठीक है, मरकत खां को भेजता है। मरकत खां उसके साथ में दूर रहते हैं, लेकिन ज़्यादा मरकत खां का आता है, तो याद रखिएगा मरकत खां और समदुल्ला खां, दोनों याद रख लीजिएगा, देख हो सकता है आ जाए क्वेश्चन में, ठीक है, एग्जाम में। लेकिन पहले मरकत खां का एग्जाम में दिया हुआ था, इसीलिए उसको बता रहे हैं, ठीक है। मरकत खां को भेजता है और विष्णु सिंह को पराजित कर दोस्तों वो हड़प लेता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, और विष्णु सिंह उसके बदले क्या देता है दोस्तों, मुआवजा देता है। तो ये हम लोग क्या देखें, 1747 में मराठा आक्रमण भास्कर राव आता है, लेकिन ये कोई हानि नहीं पहुंचा दोस्तों, विष्णु सिंह ही राजा वहाँ कराते हैं। फिर क्या होता है दोस्तों, अलीवर्दी खां आता है,
अलीवर्दी खां 1740 ईस्वी में जो हिदायत अली अली को भेजता है दोस्तों, हिदायत अली खां को, उसने 12,000 कर वसूलता दोस्तों। फिर उसके बाद 1751-52 में दोस्तों यहाँ समझौता के लिए कौन दोस्तों, समझौता के लिए विवश करता है कौन, कामगार खां, ठीक दोस्तों, कामगार खां विवश करता है। फिर उसके बाद क्या देखें कि 1763 ईस्वी में कौन, मरकत खां, मरकत खां, ठीक दोस्तों, मरकत खां आता है और वहाँ पर नेतृत्व करता है और फिर उस राज्य को हड़प लेता दोस्तों। लेकिन वहीं वहीं पर उसको राजा बना देता, विष्णु सिंह को ही राजा बनाता है और वार्षिक कर वसूलने के लिए वहाँ पर शासक नियुक्त करता है उसको, ठीक है दोस्तों। और वहाँ से पैसा कर वसूल करते हैं, ठीक है। चलिए इतना समझ में आया दोस्तों। फिर क्या बताया हम कि विष्णु सिंह के बाद उसका भाई दोस्तों कौन, मुकुंद सिंह। विष्णु सिंह के बाद मुकुंद सिंह राजा रामगढ़ का राजा बनता है, ठीक है। 6 राज्य को रामगढ़ राज्य में मिला लिया जाता है दोस्तों। दोस्तों जो हजारीबाग क्षेत्र में था दोस्तों, हजारीबाग जो क्षेत्र में था, हजारीबाग अगर देखें दोस्तों हम लोग तो हजारीबाग आपका इस टाइप में आता है दोस्तों, ठीक है। इस टाइप में आपका हजारीबाग क्षेत्र इस तरह से फैलता है, इस तरह से दोस्तों। 6 राज्य यहाँ पर होता है, ठीक है दोस्तों, 6 राज्य यहाँ पर होता है और रामगढ़ इसी में इसी तरह से फैला हुआ रहता है, मिला हुआ रहता है। तो इसमें एक ही में मिला लिया जाता है दोस्तों, ठीक है, एक ही में लिया जाता है। इस तो हम हजारीबाग का मानचित्र बनाया है, ठीक है। चलिए एक ही मिला लिया जाता है और फिर क्या करता है दोस्तों कि मुकुंद सिंह एक ही मिला लेता है और राजधानी रामगढ़ ना रह करके यह कहाँ रहता दोस्तों, कौन, हेमंत सिंह, मतलब मुकुंद सिंह करता है, मुकुंद सिंह रामगढ़ को राजधानी पूरा नियुक्त करता है, ठीक दोस्तों। फिर यहाँ क्या बताया है कि हेमंत सिंह के बाद फिर राजा बनता है, ठीक है। तो उसका तो उतना जिक्र नहीं किया गया है दोस्तों, लेकिन जो राजधानी को नियुक्त किया अलग अलग समय में तो चीज़ बताया गया है, तो हम लोग अभी देखेंगे दोस्तों। तो प्रथम रामगढ़ का प्रथम राजधानी कहाँ थी दोस्तों, तो सीसिया। कौन करता है, बागदेव सिंह, ठीक दोस्तों, बागदेव सिंह। अंतिम राजधानी कहाँ होता दोस्तों, तो पद्मा। कौन करता दोस्तों, तो ब्रह्मदेव नारायण, ठीक दोस्तों, ब्रह्मदेव नारायण सिंह करता है, ठीक है। तो क्रम के अनुसार दोस्तों क्वेश्चन कभी पूछ जाता है एग्जाम में पूछता क्या है कि सीसिया राजधानी कौन क्या था, तो बागदेव सिंह। उधर राजधानी कौन क्या था, तो बागदेव सिंह। अगर दोनों को पूछेगा दोस्तों तो दोनों को सिंपल से देखेंगे, दोनों को बागदेव सिंह करता दोस्तों, ठीक है, बागदेव सिंह करता दोनों का। बादम हेमंत सिंह, रामगढ़ दलेल सिंह कब का दोस्तों, 1760 ईस्वी में, ठीक है, दलेल सिंह। उसके बाद इचाक तेज सिंह, उसके बाद पद्मा ब्रह्मदेव नारायण सिंह। दोस्तों इसको याद करने का एक तरफ से सिंपल सा ट्रिक आपको हिट्स देते हैं दोस्तों, क्योंकि हम लोग इस तरह से याद करने के लिए कभी याद हम लोग कर नहीं सकते हैं, ठीक है, इतना है। अगर हम लोग नागवंशी उधर भी देखे थे दोस्तों, ठीक है, हम लोग उधर भी देखे थे कि नागवंश में कौन कौन से राजा अलग अलग किए थे। अगर उस तरह से हम लोग रटते रहे तो कभी याद नहीं हो पाएगा। तो अगर हिट से देखेंगे, देखिए दोस्तों, बागदेव सिंह तो शुरू याद ही रहेगा आपको कि सीसिया राजधानी रखता है, ठीक है, बागदेव सिंह सीसिया राजधानी रखता है, ये याद रहेगा आपको। सीसिया उर्दा सिर्फ बागदेव सिंह की याद रख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप हेमंत सिंह किसे याद रखिएगा, हेमंत सिंह क्या खाता दोस्तों, बादाम, ठीक है, हेमंत सिंह बादाम खाता है, ठीक है, हेमंत सिंह बादाम खाता है। और दलेल सिंह दलाल रहता है जो राम राम हमेशा करता है, ठीक दोस्तों, दलेल सिंह दलाल रहता है, राम राम हमेशा करता है, ठीक दोस्तों, इस तरह से याद कर सकते हैं। तेज सिंह दोस्तों जो तेज रहता है दोस्तों, जो तेज सिंह होता है, जो तेज रहता है, ये दोस्तों इचाक, ठीक है, जो तेज रहता है ना तो वो एक तरफ से अपने अंदर शरीर को फुर्तीला बनाता है दोस्तों, तो इचाक उसको याद कर सकते हैं, तेज सिंह इचाक। अब ब्रह्मदेव नारायण सिंह दोस्तों, तो ब्रह्मदेव देखिए दोस्तों हिंदू धर्म के अनुसार देखें तो ब्रह्मदेव हमेशा एक पद्मावत अनुसार अगर देखें हम लोग तो वो लोग दोस्तों हमेशा बाल ब्रह्मचारी होते हैं, तो इसको हम याद कर सकते हैं। ब्रह्मदेव संस्कृत भाषा है तो पद्मा भी संस्कृत भाषा है, ठीक दोस्तों। तो ब्रह्मदेव पद्मा। फिर देखते हैं सिसिया उर्दा बागदेव सिंह, बादाम कौन खाएगा, हेमंत सिंह, ठीक है, हेमंत सिंह। रामगढ़ दलेल सिंह, रामगढ़ में दलेल सिंह, ठीक है दोस्तों। इचाक में इचाक तेज, जो तेज रहेगा वो अपने फुर्तीला से रहेगा, तेज बनेगा, ठीक है। ब्रह्मदेव सिंह ये हिंदू धर्म के अनुसार भगवान ब्रह्मदेव का नाम लिया जा रहा है दोस्तों, ठीक है, संस्कृत भाषा में ब्रह्मदेव लिखा है दोस्तों यह। तो पद्मा भी संस्कृत भाषा में ही है, ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं दोस्तों।
चलिए, क्या बताया है कि 1937 ईस्वी में रामगढ़ राज्य के शासक कामाख्या नारायण सिंह बनते हैं दोस्तों। 1937 तक दोस्तों, समझ में आ रहा है, 1937 तक वहाँ का राजा एक तरफ से बनते हैं दोस्तों। ठीक है, कौन? कामाख्या नारायण सिंह। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट माना गया, ठीक है, क्योंकि पूछा गया एग्जाम में दोस्तों। 26 जनवरी ये एग्जाम दोस्तों, ये पूछा कब? ये CGL में पूछा, ठीक है, याद रखिएगा, CGL में पूछा गया है दोस्तों, ठीक है, CGL में। चलिए दोस्तों, फिर क्या बताया दोस्तों कि हम लोग देखेंगे 26 जनवरी 1955 को बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम दोस्तों, बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम धारा 3 दोस्तों, धारा 3 इम्पोर्टेंट है। धारा 3 के द्वारा बागदेव सिंह द्वारा स्थापित रामगढ़ राज्य, ठीक है दोस्तों, रामगढ़ राज्य को समाप्त कर दिया जाता है दोस्तों। जो रामगढ़ राज्य को स्थापना कौन किए थे? बागदेव सिंह। कब की दोस्तों? 1368 में, ठीक है। कौन करते हैं? बागदेव सिंह। तो यही जो बताया है कि पूछे गया सवाल यह है कि रामगढ़ राज्य को पूर्ण रूप से समाप्त कब किया गया और किस धारा के तहत किया गया। तो दोस्तों कब किया गया? तो 26 जनवरी को हम लोग दोस्तों गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है दोस्तों, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी 1955 को ख़त्म किया जाता है दोस्तों, ठीक है। फिर क्या बताया है कि भूमि सुधार अधिनियम धारा 3 के तहत धारा 3 के तहत हटा दिया जाता है। कौन सा धारा होता है दोस्तों? धारा 3, ठीक है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों, हम लोग रामगढ़ मानभूम को देखें, मानभूम का मानवंश देखें, मानभूम का मानवंश, रामगढ़ का राजवंश को देखें, ठीक है दोस्तों, रामगढ़ राज्य को देखें। तो अगर मानभूम का हम लोग देखें, थोड़ा सा रिवीजन थोड़ा सा करते हैं, छोटा सा रिवीजन। तो मानभूम वंश का कहाँ से पता चलता है दोस्तों? तो 8वीं सदी का दूध पानी शिलालेख में, ठीक दोस्तों, 8वीं सदी का दूध पानी शिलालेख में, और 14वीं सदी का गंधार द्वारा निर्मित दोस्तों ये गोविंदपुर शिलालेख में दोस्तों, ठीक है, गोविंदपुर शिलालेख में, ठीक है। किसका पता चलता है दोस्तों? मानभूम वंश का पता चलता है, ठीक दोस्तों। चलिए, अगर रामगढ़ राज्य के देखिए अभी तुरंत, रामगढ़ राज्य की स्थापना कौन किए थे? तो बागदेव सिंह। कौन किए दोस्तों? बागदेव सिंह। कब किए थे? 1368 में किए थे, ठीक दोस्तों, 1368 ईस्वी में किए थे, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोग खड़गड़िया राज्य को देख रहे थे। इसका स्थापना कब होता है? 15वीं सदी में। किसके द्वारा? हंसराज देव के द्वारा। हंसराज देव ने बंदावत जाति दोस्तों, बंदावत एक जनजाति थी दोस्तों, बंदावत जनजाति के शासक को पराजित कर हजारीबाग पर अपना प्रभाव स्थापित करता दोस्तों, ठीक है दोस्तों। बंदावत जनजाति पर कौन करता है? यह हंसराज देव करता है। इसका स्थापना कब होता है दोस्तों? 15वीं सदी में अपने राज्य का स्थापना करता है, ठीक है दोस्तों। इसका विस्तार वर्तमान में गिरिडीह जिला में दोस्तों, ठीक है, वर्तमान में। पूछेगा दोस्तों, सवाल यह उठेगा कि खड़गड़िया राज्य वर्तमान में किस जिला में दोस्तों? तो यह है दोस्तों आपका गिरिडीह जिला में, ठीक है। चलिए, गिरिडीह जिला का स्थापना कब होता है दोस्तों, बताइए। तो यह होता है आपका 4 दिसंबर, ठीक है, 4 दिसंबर 1972, ठीक दोस्तों, 4 दिसंबर 1972 को होता है, जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, क्या बताया है कि हंसराज देव मूलतः दक्षिण भारत का रहने वाला था, ठीक है, दक्षिण भारत का रहने वाला था। उत्तर भारत के ब्राह्मण कन्या से विवाह करके अपना खड़गड़िया राज्य का स्थापना करता है, ठीक दोस्तों। इसमें अन्य राजा होते हैं कौन दोस्तों? शिवनाथ सिंह, ठीक है, नारायण, इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, ठीक है, बस इतना याद रखिएगा कि 15वीं सदी में इसका स्थापना होता है। हंसराज देव करते हैं खड़गड़िया राज्य का, बंदावत जनजाति को पराजित कर हजारीबाग में क्षेत्र करते हैं, ठीक है दोस्तों। और फिर गिरिडीह जिला वर्तमान में स्थित है, ठीक है दोस्तों। चलिए, इतना याद कर रखना, इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ढालवंश का ढालवंश का विस्तार दोस्तों सिंहभूम क्षेत्र में है। सिंहभूम क्षेत्र आपको बताएं दोस्तों, ये हो गया दोस्तों आपका सिमडेगा, ठीक है दोस्तों, सिमडेगा क्षेत्र हो गया। चलिए, सिमडेगा क्षेत्र को बनाते दोस्तों, सिमडेगा क्षेत्र हो गया आपका, ये हो गया पश्चिम सिंहभूम, ठीक है दोस्तों। ये हो गया दोस्तों आपका पूर्वी सिंहभूम दोस्तों, पूर्वी सिंहभूम यह आपका हो जाता है। तो ये दोस्तों अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों, तो ये इधर ये वाला पूरा क्षेत्र सिंहभूम क्षेत्र में आता था, ठीक है दोस्तों।
इस क्षेत्र में दोस्तों ढाल वंश के शासक कौन थे दोस्तों? ढाल वंश के शासनकाल में दोस्तों सिंहभूम में ढाल वंश के शासनकाल में दोस्तों नरबलि प्रथा प्रचलित थी। ठीक है दोस्तों, नरबलि मतलब दोस्तों ये लोग अपना ये लोग जनजाति अपना प्राचीन जो रिवाज रीति रिवाज चलते आ रहा था दोस्तों, उसमें कोई अच्छा कार्य होता था दोस्तों, उसमें नर वगैरह बलि वगैरह दी जाता था। जैसे कि अभी दोस्तों अगर कोई भी प्रसिद्ध शक्तिपीठ में देखें दोस्तों, झारखंड के देखिए बहुत सारा शक्तिपीठ है आपका, जैसे कि बोल सकते हैं माँ उग्रतारा मंदिर, ठीक है, जो लातेहार जिला में है। अगर देखेंगे आपका रजरप्पा मंदिर, उग्रतारा मंदिर, रजरप्पा मंदिर दोस्तों, ठीक है, रजरप्पा मंदिर, वहाँ पर अगर हम लोग जाकर देखेंगे तो वहाँ पर दोस्तों अभी भी जो बकरी वगैरह होता दोस्तों, बकरी वगैरह होता दोस्तों, तो ये सब अभी भी वहाँ पर देने के लिए अभी भी लोग आते हैं। ठीक दोस्तों, समझ में आ रहा है? तो वही चीज़ बताया दोस्तों, नरबलि देने की प्रथा प्रचलित थी। अब दोस्तों लास्ट बचा हुआ हम लोग का क्या कि पंचेत राज। ठीक दोस्तों, तो पंचेत राज मानभूम का सर्वाधिक शक्तिशाली राज था। ठीक दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट है, पूछिए दोस्तों मानभूम वंश का सबसे शक्तिशाली राज कौन सा था? ये दोस्तों पंचेत। ठीक है दोस्तों, पंचेत। दोस्तों थोड़ा सा क्लास लेने में थोड़ा हल्ला उल्ला हो रहा होगा तो मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि रोड के किनारे घर है, थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होता है। ठीक है, तो मैनेज कर लीजिएगा, उतना टेंशन मत लीजिएगा। चलिए दोस्तों हम लोग अपना क्लास में आते हैं। तो इस राज्य का राज चिन्ह क्या था दोस्तों? तो हम थोड़ा देर पहले बताए थे कि इसके राज्य का राज चिन्ह क्या था, तो कपिला गाय का पूंछ था दोस्तों। ठीक है, और क्या दोस्तों? तो चंवर। ठीक है, या चंवर था। ठीक है, चंवर था। इसी कारण इस राज्य के राजाओं को गोमुखी बुलाया जाता है दोस्तों। जो गाय थी ना दोस्तों, जो गाय थी दोस्तों, तो दोस्तों ये गाय थी, तो इस गाय को दोस्तों, इस गाय के अंडर दोस्तों अगर देखें हम लोग, तो इस गाय को अपना मतलब माता इन लोग मानते थे, और माता तो हम लोग भी हिंदू धर्म में सब लोग मानते हैं दोस्तों, हम लोग। ठीक है, तो दोस्तों इन्हीं को रखा गया था दोस्तों आपको। ठीक है, कपिला गाय के पूंछ को रखा गया था दोस्तों, पूंछ को रखा गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों, इसीलिए इसे क्या बोला जाता था दोस्तों? तो गोमुखी राजा बोला जाता था। ठीक है, गोमुखी राजा बोला जाता था दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों जो थोड़ा इम्पोर्टेंट दोस्तों वो सब चीज़ बताते हैं हम, कि हाराडी मंदिर समूह कहाँ पर दोस्तों? हाराडी मंदिर समूह तो कहाँ दोस्तों? तमाड़ में। ठीक है, तमाड़ में। शाहपुर किला कहाँ दोस्तों? शाहपुर का किला ये दोस्तों पलामू क्षेत्र में मेदिनीनगर में पड़ता है। शाहपुर किला मेदिनीनगर में। कोल्हुआ पहाड़ कहाँ पर है? चतरा। कोल्हुआ पहाड़ चतरा। अगर ही पूछेगा दोस्तों कि सतगावा पहाड़ कहाँ पर है? सतगावा पहाड़ ये दोस्तों हजारीबाग में। ठीक है, सतगावा पहाड़ हजारीबाग कोडरमा में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तेलियागढ़ किला कहाँ पर है? तेलियागढ़ किला राजमहल क्षेत्र में है। ठीक है दोस्तों, नवरत्नगढ़ किला गुमला में है, जो दुर्जन साल द्वारा बनाया गया है दोस्तों। जो हाराडी है दोस्तों, हाराडी मंदिर समूह रांची तमाड़ में है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें काली दुर्गा का मूर्ति है। मुगल स्थापत्य कला दोस्तों क्या चीज़? तो शाहपुर किला, मुगल स्थापत्य कला शाहपुर किला। ठीक है दोस्तों, दोस्तों यह सवाल उठेगा दोस्तों, देखिए सवाल यह उठेगा कि कोल्हुआ पहाड़ दोस्तों, कोल्हुआ पहाड़ कहाँ पर है? चतरा जिले में। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हम लोग प्राचीन काल को देख रहे थे, उस समय देख रहे थे हम लोग, धार्मिक आंदोलन देख रहे थे प्राचीन काल में। तो वहाँ पर देखे थे कोल्हुआ पहाड़ से दोस्तों कि जैन, ठीक दोस्तों, जैन और बुद्ध, ठीक दोस्तों, जैन और बुद्ध दोनों धर्म का दोस्तों यहाँ पर प्रसिद्ध केंद्र स्थल था। ठीक है दोस्तों, और ये दोस्तों दंत कथाओं के पेंटिंग प्राप्त है यहाँ से। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दंत कथाओं के पेंटिंग कहाँ से प्राप्त है? तो चतरा से। ठीक दोस्तों, कहाँ से? चतरा कोल्हुआ पहाड़ से। तेलियागढ़ दोस्तों राजमहल में है, जो मुगल सरदार द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों नवरत्नगढ़ किला इसी को बोलते दोस्तों दोईसा किला। क्या बोलते दोस्तों? दोईसा का किला बोलते हैं दोस्तों, दोईसा का किला बोलते हैं। ठीक है, दोईसा किला बोलते हैं इसी को। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों फिर क्या है कि प्राचीन, देखिए दोस्तों प्राचीन स्थल का टैंक कहाँ पर? बेनूसागर से। बेनूसागर पश्चिम सिंहभूम में। ठीक है दोस्तों, जो 6ठी सदी 5वीं सदी में, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिएगा
कि जो टैंक है दोस्तों, प्राचीन स्थल का टैंक कहाँ से मिला है? तो वेणु सागर सिंहभूम से मिला है। शिव मंदिर बहुत जगह से मिला है, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। याद है कि जमा मस्जिद कहाँ पर है? तो साहेबगंज हरफ में। कहाँ दोस्तों? हदफ में जमा मस्जिद है। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों, फिर क्या है कि बरादरी, अर्जी मुखीपुर सिंहभूम में। ठीक है। असुर स्थल दोस्तों, असुर स्थल बहुत सारा मिला है। ये सब पूछेगा नहीं दोस्तों, बस इतना पूछेगा कि असुर स्थल कहाँ पर है, तो सबको मार दीजिएगा दोस्तों खूंटी। ठीक है, खूंटी मार दीजिएगा। या पूछेगा दोस्तों, इस टाइप में भी क्वेश्चन बन सकता है कि असुर स्थल कहाँ कहाँ है, तो 4 ऑप्शन दे देगा दोस्तों। कौन कौन दे देगा कि कुजला दे देगा, खूंटी टोला दे देगा, और फिर दे देगा दोस्तों कत्थर टोली दे देगा। ठीक है, और फिर दे देगा दोस्तों कि हफद। ठीक है, हाँ, हदफ दे देगा। अब बोलेंगे इनमें से कौन सा नहीं है दोस्तों? हदफ नहीं होगा। ठीक है, इस टाइप में भी दे देगा। अगर याद भी करना होगा तो याद देख लीजिएगा, थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, हंसराज खूंटी। ठीक है, पुराना किला, पलामू का पुराना किला, या ऐसे पुराना किला रुआम। देखिए दोस्तों, पुराना किला सिर्फ बोला तो रुआम, अब पलामू का पुराना किला बोला तो प्रताप राय। ठीक दोस्तों, जो लातेहार जिला वर्तमान में है। ठीक है, चलिए, क्या बताया है कि पुराना टीला कुलगढ़ ईटागढ़। तो ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है? ईटागढ़ सरायकेला खरसावां दोस्तों। ईटागढ़ को ही दोस्तों ईचागढ़ बोला गया। ठीक है, ईचागढ़। अब दोस्तों चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि इचाक को राजधानी कौन बनाया था, बताइए। इचाक हम ट्रिक्स देखते हैं दोस्तों, कि जो इचाक बनाएगा वो एक तरफ से दोस्तों बहुत फुर्तीला शरीर होगा, चंड टाइप में, है ना। इचाक तेज रहेगा, क्या रहेगा दोस्तों? तेज सिंह। इचाक तेज सिंह बनाया था। ठीक है, इचाक। और इचागढ़ कहाँ पर? सरायकेला खरसावां। ठीक दोस्तों, तीसरा दोस्तों पुराना टीला यहाँ पर है। पुराना टीला कहाँ पर है? और कुलगढ़ा। पुराना टीला और कुलगढ़ा कहाँ पर है? सरायकेला खरसावां में। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों, ये क्लास कैसा आपको लगा? इसका जो इसका दोस्तों महत्वपूर्ण जो प्रश्न उत्तर होगा, इसे हम लोग देखेंगे दोस्तों। ठीक है, इसे हम लोग देखेंगे क्लास में। अभी अगले अगले क्लास में हम लोग देखेंगे दोस्तों, जो प्रश्न उत्तर होगा, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो होंगे दोस्तों, इसे हम लोग लगाएंगे, ताकि जो हम लोग क्लास किए हुए हैं, कितना हम लोग का क्लास से बन पा रहा है, कितना नहीं बन पा रहा है। ठीक दोस्तों, कितना कंटेंट मिल पा रहा है, किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, उस तरह से हम लोग क्लास में देखेंगे दोस्तों, और सेट मारेंगे बहुत अच्छे तरीके से। और दोस्तों अगर क्लास में नहीं समझ में आया होगा तो हम लोग MCQ में भी देखेंगे दोस्तों, जो महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों, उसमें भी समझने का अच्छे से प्रयास करेंगे, और सेट लगाएंगे दोस्तों हम लोग सब मिलजुल करके। ठीक है दोस्तों, चलिए, जय हिंद, जय भारत।